नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साइंस का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। मॉडल पेपर रहेगा, समस्त साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग निचोड़ रहेगा। इसमें हम 30 प्रश्न करेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर है, एग्जाम के पहले ज़रूर तैयारी चेक कीजिए अपनी तैयारी, अपना प्रिपरेशन। अभी समय है, तैयारी चेक करके और भी तैयारी कर सकते हैं, मजबूत तैयारी करके सिलेक्शन पा सके हैं, क्योंकि ये वह समय है, ये वह घड़ी है जो आपको मेहनत के लिए लगे रहिए और तैयारी A to Z करते रहिए। कोई भी समय जो है खाली नहीं जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और अंत में फीडबैक करना है। निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, अजैविक अपशिष्टों की बात करेगी। मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, पूर्णतः जला देना चाहिए, पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, नाली में फेंक देना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके आसपास देखते होंगे जो भी अजैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके निस्तारण और प्रबंधन का प्रमुख उपाय क्या होना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आप क्या सोचेंगे? तो पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। केंद्रों पर भेजना सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन लगाया उनका 1 नंबर का सही हो गया। और जिनको भी टॉपर नोट चाहिए साइंस की, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि यही समय है, तैयारी कर लीजिए, बाद में पछतावा भी लगता है। फिर वो एक ही कहावत याद आती है, अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम निकलने के बाद फिर पछतावा रह जाता है कि 1 2 3 नंबर से हम और आते जाते और बेस्ट तैयारी हो जाती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, हमारे माता पिता का सपना पूरा हो जाता। तो ये वो चीज़ आप गलती मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रक्त में उपस्थित खाली स्थान के कारण रक्त का थक्का बनता है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या पट्टिकोण होती? क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न तो सभी को कमेंट करना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? रक्त में क्या उपस्थित होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है? सभी लोग बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है? ये तो भैया बच्चा बच्चा भी जानता है ना कि रक्त का थक्का जमना के कारण क्या कहलाता है। ये हाइपर कोगुलिन होता है, आनुवांशिकी होता है। और जब रक्त वाहिका के कटने या क्षतिग्रस्त होने से प्लेट्स उस जगह पर चिपक जाती हैं तो कुछ पदार्थ छोड़ता है। एक फाइब्रिन नामक प्रोटीन सक्रिय रहता है, वहाँ पे जाल बना देता है, जो प्लेट्स की वो जाल बना देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? पट्टिकाणु हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या होता है? रुधिर प्लेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना होता है। थ्रोम्बोसाइट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन युग्म कौन सा होता है? जल में घुलनशील और वसा में 2 होता है। एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा वाले पूछे जाते हैं। तो वसा के लिए क्या होता है? एडक, ADEK। और जल में क्या होता है? B और C। B और C किस में दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें से विटामिन से प्रश्न आएगा, किसी भी प्रकार से आ सकता है, आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रोग व कारक युग में कौन सा विकल्प सही नहीं है? निगेटिव ऐसे भी प्रश्न आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि आलू का वाट रोग, सिनकाइट्रियम एंटोबायोटिक्स, यह रोग व कारक बिल्कुल सही दिया गया है। हैजा होता है, विब्रियो कलेरिया होता है, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। लेकिन पोलियो दिया गया है कोक्सीलिया बनेंटी से होता है, ये गलत दिया गया है। क्योंकि पोलियो जो होता है ये निस्पंदी विषाणु का कारण होता है, ना कि कोक्सीलिया बनेंटी से, इसलिए ये सही नहीं दिया गया। पोलियो का क्या होना चाहिए? निस्पंदी विषाणु। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि
केरोसिन आयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रम से दिए गए हैं। केरोसिन का आयल का 1.44, तारपीन का 1.47 और पानी के 1.33। इनमें किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? केरोसिन, तारपीन, पानी या इन सभी में होगी? देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, इसलिए प्रकाश की चाल पानी में सबसे तेज होगी। जहाँ जिसका अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश की चाल तेज होगी, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो आप समझ गए प्रकाश की चाल पानी में कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है पानी में। तो पानी में सर्वाधिक प्रकाश की चाल होगी क्योंकि अपवर्तनांक इसमें कम होता है। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडल स्तर का क्रम बताना। पृथ्वी की सतह से ऊपर तो सबसे पहले कौन सी परत होती है, ये बताइए सभी लोग। सबसे पहले नीचे क्षोभमंडल होती है। क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। फिर इसके बाद कौन सी परत होती है? मध्यमंडल, मेसोस्फियर। इसके बाद कौन सी परत होती है? तापमंडल। तापमंडल को थर्मोस्फियर बोलते हैं। और फिर बाद में बहिर्मंडल होता है जो एक्सोस्फियर कहलाता है। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्यमंडल, थर्मोस्फियर तापमंडल, एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने वाले वायुमंडल का सही स्तर सही क्रम हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के परतें हैं, इनसे एक प्रश्न तो रखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है, तांबे की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होगी। अब तांबे का कोई छीलन है, तांबे का छीलन मतलब कॉपर, इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी 2H2SO4, इसको जब हम क्रिया कर देंगे साथ गर्म कर देंगे, जब गर्म करेंगे तो CuSO4 बन जाएगा, SO2 निकल जाएगा अलग से, और क्या निकलेगा? 2H2O, पानी के 2 अणु निकल जाएंगे। तो क्या हमें प्राप्त हो गया? यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ये जानना जरूरी सभी के लिए। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम गर्म करते हैं तो SO2 क्या होता है? हमें SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, वह धातु लवण बताना है। एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? धातु कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि गैस द्वारा चूने का पानी दूधिया होना किस गैस को दर्शाता है? CO2 को दर्शाता है। और ये जानते हैं धातु लवण धातु कार्बोनेट होगा, क्योंकि धातु कार्बोनेट अम्ल तनु के साथ क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसलिए धातु कार्बोनेट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं कि निम्न में से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम। तो वैज्ञानिक विधि का पहले क्या किया जाता है? वैज्ञानिक विधि का पहला जो क्रम होता है साथियों, वह कौन सा होता है? तो वैज्ञानिक विधि का पहला जो चरण समस्या होता है। जब कोई समस्या होती है उस पर समस्या पहला चरण, उसके पश्चात परिकल्पना करेंगे, उसके साथ फिर प्रयोग करेंगे उस परिकल्पना पर, प्रयोग करने के बाद फिर उनको निष्कर्ष मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न है, देखने में सरल लगते हैं, लेकिन जब यही एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो पसीने निकलेगा, याद रखिएगा, पसीना चेहरे से निकलेगा, समझ नहीं आएगा ये आपके 100 मिनट कैसे पार हो जाएंगे जल्द से जल्द। अमोनिया और खाली स्थान की क्रिया में यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है, जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है।
तो ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ लोग हैं। वो तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है, जिसे हम HCHO बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इसी को बोला जाता है ना। इसके साथ यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है और मूत्र का विकास संबंधी रोग का किया जाता है। NH3 में जब आपको हेक्सामेथिलीन मिलाएंगे तब डाईएमीन बनता है। डाईएमीन मतलब CH2 and 6, इसको डाईएमीन बोलते हैं, NH2 ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? एक्स किरणें, वाई किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। अल्फा किरणें और बीटा किरणें दोनों दिया गया है। एक्स किरणें, वाई किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कौन सी होंगी सभी भाई? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी? चलिए सभी लोग बताइए। बेहतरीन है प्रश्न, और बेहतरीन प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का बेहतरीन कमेंट भी हमें चाहिए होता है, और जितना बेस्ट आपका कमेंट रहेगा उतनी तैयारी भी आपकी बेस्ट होने वाली है। तो क्या अपनी तैयारी बेस्ट करने वाले हैं? तो कमेंट शुरू कर दीजिए। राइट आंसर होगा हमारी अल्फ़ा। अल्फ़ा की वाई किरणें होगी। सभी लोग बताइएगा कौन सी किरणें होगी? गामा किरणें होंगी। जी हाँ साथियों, गामा किरणें अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य परिसर की वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 के बीच होती है, इसलिए गामा किरणें इज द राइट आंसर। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता होती है उसको कौन तय करता है? तो उसको तीक्ष्णता जो एपर्चर होते हैं द्वारक के आकार पर, क्योंकि कैमरे का प्रतिबिंब की तीक्ष्णता द्वारक के आकार पर निर्भर करती है, तो द्वारक इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में जो अत्यधिक तेज प्रकाश होगा वह किस प्रयोजन से होगा? वह जो प्रयोजन होता है वह समुद्र में जो विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना होता है, अत्यंत तेज प्रकाश जो होता है। इसके बाद अगला है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती? शांत पानी है, उसमें एक पत्थर डाल लीजिए तो सर्किल एक लहर उठेगी, उस सर्किल लहर को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों बोला जाता है। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, और वो उत्पन्न जो तरंग होगी गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अर्थात अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों में कंपन की दिशा में लंबवत जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है, और कणों की कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य कहलाएगी। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र जो वायु में होगा वह शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ठीक है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। सैकड़ों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि होती है, सेकंडों का लोलक, सेकंड, जो सेकंड लोलक वह लोलक कहलाता है जिसका आवर्तकाल कितने होता है? 2 सेकंड का होता है, उसको हम सेकंड लोलक कहते हैं। तो ये भी एक पार्ट है आपका साइंस का। अगला है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? एक्स किरणें अर्थात यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती, लेकिन यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ तरंग ऐसी भी होती जिनका संचरण किसी भी माध्यम में आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ये तरंगें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। एक्स किरणें किसके एग्जाम्पल है? विद्युत चुम्बकीय के।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के मध्यमा की दिशा क्या दर्शाती? फ्लेमिंग का दाएं हाथ आपने नियम पढ़ा होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। डायनेमो आपने कभी पढ़ा होगा, नाम सुना ही होगा, डायनेमो। डायनेमो एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति होती है, ऊर्जा का स्रोत होती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना अर्थात ऊर्जा का स्रोत। सीमेंट की खोज किसने की? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सीमेंट की खोज किसने की? अगर मैं कहूँ जोसेफ ऑस्पिदिन, 1824 में इन्होंने किया। चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को गर्म करके पीसकर पेटेंट कराया। फिर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया इससे, जो कंक्रीट के एक मुख्य घटक आया। पोर्टलैंड सीमेंट किसके यूज हुआ था? जोसेफ ऑस्पिदिन, याद रखिएगा। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश जो वातावरण प्रदूषक होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये तो आप जानते होंगे कि पोर्टलैंड में सीमेंट 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो सीमेंट उद्योग इधर राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह एक क्षारकी, त्रिक्षारकी, द्विक्षारकी या चतुक्षारकी किस प्रकार का क्षारक होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात HCl। देखिए HCl जो होता है एक क्षारकीय अम्ल, HCl एक क्षारकीय अम्ल, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना। एक क्षारकीय अम्ल को हम HCl बोलेंगे। जो द्विक्षारकीय अम्ल होता है, द्विक्षारकीय अम्ल को क्या बोलते हैं? H2SO4 को द्विक्षारकीय बोलते हैं, और त्रिक्षारकीय को H3PO4 बोलते हैं। तीनों प्रकार से बन जाएगा आप सभी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इस मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? लकड़ी, LPG, हाइड्रोजन या कोयला? कैलोरी मान पूछा गया, सर्वाधिक किसका होगा? तो कैलोरी मान जो होता है हाइड्रोजन गैस का होता है, क्योंकि सबसे अधिक मान हाइड्रोजन गैस में 150 किलो जूल प्रति ग्राम माना गया है। 150 किलो जूल प्रति ग्राम। अगला प्रश्न, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? तब वह आपका मीथेन बनता है। कैसे? CH3COONA प्लस NaOH, इसको जब हम क्रिया करते हैं तब हमारी मीथेन प्लस N2CO3 मीथेन सोडा लाइम। अगला प्रश्न है, बिटुमिन कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो कोयला में एक प्रकार होता है बिटुमिन कोयला, बिटुमिन कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है लगभग 65% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 65। नाभिक में न्यूक्लियस परस्पर किससे बंधे होते हैं? स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल से? अगर आपको पता है बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो नाभिक में जो न्यूक्लियस परस्पर किससे बंधे होते हैं? वह आपके नाभिकीय बल से ही बंधे होते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक बलों में बंधित रहते हैं। न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ। ऊर्जा का एसआई इकाई जूल होता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि समान परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो तो किन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो क्या कहेंगे? समान परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जब भिन्न हो जाती है तब वह समभारिक कहलाता है। क्या होगा? समभारिक कहलाएगा। और आप ये जानते होंगे कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? 80 120, 120 140, 140 180, 180 200। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जानते हैं मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो समान स्तर पाया जाता है
वह कितना पाया जाता है? ये आपको कमेंट करके नीचे हमें बताना है इसका आंसर। और ये भी बताना है कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, आपकी तैयारी कितनी है। डेली नए प्रश्न आते हैं, डेली नए क्वेश्चंस करते हैं। तैयारी करिए, टॉपर नोट्स लीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। समय रहते तैयारी कर लीजिए ताकि आपका सपना साकार हो सके, माता पिता का सपना साकार हो सके। धन्यवाद सभी का मित्रों, मिलता हूँ आपके अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।